नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और हमेशा की तरह आप सभी से अनुरोध भी करती हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करती हूँ हमारी आज की कहानी। दोस्तों, कहते हैं माँ तो आखिर माँ ही होती है। भगवान के बाद दूसरा पूजनीय नाम भी माँ का ही आता है। माँ के नाम की महिमा का बखान तो स्वयं देवी देवताओं ने भी किया है। परंतु दोस्तों, इसी माँ के नाम के साथ अगर सौतेली शब्द भी जुड़ जाए तो मात्र इस एक शब्द की वजह से ही उस माँ की ममता पर उंगलियां उठने लग जाती हैं। दोस्तों, यह कहानी भी एक सौतेली माँ की है जिसने अपने सौतेले बेटे पर प्यार की ऐसी मिसाल पेश की जिसने हमारे समाज के बहुत सारे लोगों की सोच को बदलकर रख दिया। बात बहुत पुराने समय की है। प्रीतमपुर गांव में एक जमींदार रहते थे। उनका 8 वर्ष का एक बेटा था जिसका नाम विक्रम था। वह राजा महाराजाओं की तरह बर्ताव किया करता था। इतनी छोटी उम्र में उसके ओढ़ने पहनने का ढंग, उसके चलने फिरने का तरीका और उसके बातचीत करने का अंदाज देखकर सब लोग हैरान रह जाते थे। आस पड़ोस के लोग उसकी इन अदाओं की बलैया लेते थे और हवेली के नौकर चाकर तो उसके इशारों पर नाचते थे। विक्रम बिना माँ का बच्चा जो था, पिछले साल ही किसी लंबी बीमारी से जूझते हुए विक्रम की माँ की मौत हो गई थी। इसलिए सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। जमींदार अपने काम कारोबार की व्यस्तता के कारण विक्रम की जिम्मेदारी अकेले नहीं संभाल पा रहे थे। इसलिए उन्होंने दूसरी शादी करने का मन बना लिया। गांव के पंडित जी उन्हें पहले ही कई रिश्ते दिखा चुके थे। उन्हीं में से एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की जमींदार को पसंद आती है। वह एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिताजी अपनी बच्ची के अच्छे भविष्य के लिए एक बड़े घर में रिश्ता करना चाहते थे और यह जमींदार तो एक बहुत बड़ी हवेली का मालिक होने के साथ साथ कई तरह के कारोबारों का भी मालिक था, जिसे देखकर लड़की के पिता एक बच्चे के बाप के साथ अपनी बेटी की शादी करने को तैयार थे। दोनों की उम्र में लगभग 12 साल का अंतर था। फिर भी लड़की और उसके पिता को कोई ऐतराज नहीं था। इसलिए इस शादी में किसी प्रकार की कोई अड़चन भी नहीं आई। पंडित जी अच्छा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करवाते हैं। गांव में जमींदार की बहुत इज्जत थी, इसलिए शादी में पूरा गांव शरीक होता है। बारात में जमींदार का बेटा विक्रम भी घोड़े पर बैठता है और बारात में भी अपने पिता के साथ ही जाता है। विक्रम देखने में बहुत सुंदर था। बारात में सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई थी। लेकिन घर आकर विक्रम को अपनी नई माँ से मिलने की बहुत जल्दी होती है, क्योंकि बारात में तो सिर्फ उसने उन्हें दूर से ही देखा था। मगर अब विक्रम अपनी नई माँ से मिलकर बात करना चाहता था और उनके साथ खेलना चाहता था। विक्रम की सौतेली माँ जब पहली बार घर में आई तो विक्रम ने बड़े ही शाही अंदाज में उनका स्वागत किया। विनीता ने भी आते ही विक्रम को प्यार से गले लगा लिया। जमींदार की नई पत्नी पढ़ी लिखी होने के साथ साथ स्वभाव से भी बहुत शांत और सुशील थी। वह विक्रम को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखती थी और विक्रम को सगी माँ की तरह ही प्यार करने लगी थी। वह विक्रम को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती थी। नई माँ के आ जाने से विक्रम के जीवन में खुशियाँ लौट आई थी। विक्रम भी अपनी नई माँ से बहुत प्यार करता था और अपनी माँ की हर बात मानता था। सौतेली माँ के आने के बाद तो विक्रम अपने पिता से भी पहले से ज्यादा प्यार करने लगा था, क्योंकि वे उसके लिए नई माँ जो लेकर आए थे। अब विक्रम को अपनी सगी माँ की कमी महसूस नहीं होती थी।
पहले तो विक्रम अपनी माँ को याद करके अक्सर ही उदास हो जाया करता था, जिसके कारण उसके व्यवहार में भी काफी चिड़चिड़ापन सा आ गया था। परंतु नई माँ के आ जाने के बाद वह हर समय बहुत खुश रहता था, और रहता भी क्यों ना। उसकी नई माँ उसे बहुत प्यार जो करती थी। लेकिन दोस्तों, विक्रम क्या जानता था कि उसकी खुशियों को ग्रहण लगने वाला है, और उसकी ये खुशियाँ अब ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। जीवन का हर पल बड़े आनंद के साथ बीत रहा था। परंतु जमींदार साहब कुछ दिनों से परेशान से दिखाई दे रहे थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। विनीता ने कई बार इसका कारण जानने की कोशिश भी की, परंतु विक्रम के पिता अपनी पत्नी और बेटे को हमेशा ऐसे ही खुश देखना चाहते थे, इसलिए अपनी कोई भी परेशानी उनको बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहते थे। एक दिन विक्रम के पिता बिना कुछ खाए पिए ही घर से निकल गए, और जब दोपहर में लौट कर आए तब भी बिना कुछ खाए पिए ही सीधा अपने कमरे में चले गए। कई घंटों तक जब उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो विनीता ने जाकर दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी अंदर से किसी प्रकार की आहट सुनाई नहीं दी तो विनीता परेशान हो गई, और उसने जल्दी से नौकरों को बुलाकर दरवाजा तोड़ने को कहा। नौकरों ने बिना देरी किए झट से दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा टूटते ही सामने जो दृश्य दिखाई दिया, उसे देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। विनीता के पति फांसी के फंदे से लटक रहे थे, और उनके बिस्तर पर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। विनीता की शादी को अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था। इतनी कम उम्र में बेचारी का सुहाग गुजर चुका था। अपने पिता के इस प्रकार आत्महत्या कर लेने से विक्रम के दिल को बहुत गहरा आघात पहुंचा, जिस कारण से वह पहले की तरह हतोत्साहित हो गया और वैसे ही उदास रहने लगा। अभी अभी तो उसके जीवन में सौतेली माँ के रूप में खुशियों ने दस्तक दी थी, और अब उसके सिर से पिता का साया हट गया था। विक्रम और विनीता दोनों का बहुत कुछ छिन चुका था, लेकिन उन्हें इस बात का क्या अंदेशा था कि अभी तो उनके सर पर दुखों की कुछ बूंदें ही गिरी थी। अभी उनकी जिंदगी में किसी बड़े सैलाब का आना तो बाकी ही बचा हुआ था। जैसे ही विनीता ने अपने पति की लिखी हुई चिट्ठी को उठाकर पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। उस चिट्ठी में लिखा था, जमींदार की सारी संपत्ति छिन चुकी है और अब वह कर्जदार हो चुके हैं। दरअसल उन्होंने बैंक से लोन लेकर किसी प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा निवेश किया था, जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद गिरवी रख दी थी। लेकिन वह प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ, और अब उनकी सारी संपत्ति नीलाम होने वाली थी। अब विक्रम अनाथ के साथ साथ गरीब भी हो चुका था। जमींदार की मौत के कुछ दिनों के बाद ही उनकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई, और सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से विक्रम और विनीता को सारे कारोबार के साथ साथ हवेली से भी बाहर निकाल दिया गया। विक्रम और उसकी सौतेली माँ घर से बेघर हो चुके थे। विनीता के पिता उसकी दूसरी शादी का विचार कर रहे थे, लेकिन विनीता विक्रम को इतना ज्यादा प्यार करती थी कि वह उसे अकेला छोड़कर अपना घर नहीं बसाना चाहती थी। विनीता के अलावा विक्रम का इस दुनिया में और था ही कौन, जिसके सहारे पर वह उसे छोड़कर चली जाती। उसके पति तो विक्रम की जिम्मेदारी विनीता के सर पर डालकर चले गए, पर अब विनीता किसके कंधों पर इस जिम्मेदारी को डालकर चली जाती। इसलिए उसने अपने पिता से दूसरी शादी करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। विक्रम की परवरिश करने के लिए विनीता ने ना तो अपना दूसरा ब्याह रचाया, और ना ही वह विक्रम को अकेला छोड़कर अपने पिता के घर गई।
इस समय विनीता के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन अभी भी उसके पास इतनी जमा पूंजी तो थी ही कि वह विक्रम को लेकर कुछ महीने किराए के घर में रहकर गुजार सके। साथ ही साथ विनीता पढ़ी लिखी भी थी। उसने विक्रम को लेकर शहर जाने का फैसला किया और थोड़ा बहुत जरूरत का सामान लेकर वह गांव से निकल गई। शहर पहुंचकर उसने गरीब बस्ती में एक कमरा किराए पर ले लिया और वहीं अपने बच्चे के साथ रहने लगी। घर का खर्च चलाने के लिए उसने गली गली में जाकर खिलौने बेचने का काम शुरू कर दिया और उसी से अपने बच्चे का गुजारा करने लगी। विक्रम शुरू से ही राजसी ठाट बाट में पला था। उसने ऐसे बुरे दिन कभी नहीं देखे थे। संभवतः विक्रम को यह गरीबों वाली जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मेवे और मिठाइयाँ खाने वाले बच्चे को आज 2 वक्त की रोटी तक भी ढंग से नसीब नहीं हो रही थी। कई बार जब विनीता के खिलौने ना बिकते तो उन दोनों माँ बेटों को खाना भी लोगों के घरों से मांगकर लाना पड़ता था। विक्रम के सारे ठाठ जा चुके थे और आज वह अपनी बेसहारा माँ के साथ इस अनजान शहर में दर दर की ठोकरें खा रहा था। धीरे धीरे उसे गरीबी में जीने की आदत होने लगी। अब विक्रम को जो भी रूखा सूखा मिलता वह उसी को खाकर अपना पेट भर लेता। विक्रम को रह रहकर अपने पिता की याद आती थी, क्योंकि पिता की राज में तो उसे 56 भोगों से सजी हुई थालियां मिलती थी और आज वह एक एक निवाले के लिए तरस रहा था। एक दिन विक्रम रास्ते में किसी से खाना मांग रहा था। तभी रास्ते से गुजरती कार में बैठे एक व्यक्ति ने उसे पहचान लिया, क्योंकि वह कई बार विक्रम के पिताजी से मिलने उसकी हवेली पर जा चुका था। उस व्यक्ति ने विक्रम के पास पहुंचकर अपनी कार रोकी और गाड़ी से उतरकर विक्रम से उसके पिता के बारे में पूछा तो विक्रम फूट फूट कर रोने लगा और विक्रम ने अपनी सारी कहानी उस व्यक्ति को सुना दी। यह व्यक्ति एक बहुत बड़े व्यापारी थे और वह विक्रम के पिता को बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन व्यापारिक यात्राओं के कारण कई सालों से वह उनसे मिल नहीं पाए थे। जैसे ही उन्हें जमींदार की मौत का पता चला तो उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगा। उस व्यक्ति ने विक्रम से उसके ठौर ठिकाने के बारे में पूछा तो विक्रम उन्हें अपनी झुग्गी में ले गया और उन्हें अपनी माँ से मिलवाया। ऐसी विपत्ति के समय में वह व्यक्ति उनकी कुछ मदद करना चाहते हैं, यह कहकर उन्होंने अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर विक्रम की माँ को देना चाहा, पर विनीता ने उनके रुपए लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब वह खिलौने बेचकर इतना पैसा कमा लेती थी कि उन माँ बेटों का गुजारा ठीक से हो जाए और अब वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी। बातों बातों में उस व्यक्ति को जब यह पता चला कि विक्रम की माँ खिलौने बेचने का काम करती है तो वह बहुत खुश हुए, क्योंकि इत्तेफाक से उनकी भी एक खिलौनों की फैक्ट्री थी और उन्हें अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए एक अच्छी सेल्स गर्ल की तलाश थी। उस व्यापारी ने विक्रम के परिवार की मदद करने के लिए उसकी माँ को अपनी फैक्ट्री में सेल्स डिपार्टमेंट में अच्छे वेतन पर एक नौकरी दे दी। विक्रम की सौतेली माँ सड़क पर खिलौने बेचते बेचते एक कुशल विक्रेता बन चुकी थी। विनीता अपने सेल्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी को भी अच्छी तरह निभा रही थी और शाम को खाली समय में विक्रम के साथ मिलकर खिलौने भी बनाया करती थी। दिन रात मेहनत मशक्कत करके 2 साल के भीतर ही विनीता ने अपनी खिलौनों की एक छोटी सी फैक्ट्री खोल दी। इस तरह धीरे धीरे उन दोनों की जिंदगी बदलने लगी। इनकी फैक्ट्री के बने हुए खिलौनों की मांग देश विदेश तक होने लगी और कुछ ही सालों में उनकी कंपनी का नाम देश विदेश तक फैलने लगा। इतने कड़े संघर्षों के बाद विनीता एक अरबपति महिला बन गई और अपने त्याग व मेहनत के बलबूते पर उसने अपने सौतेले बेटे के लिए फिर से वही जिंदगी लाकर रख दी थी।
जिसकी विक्रम को बचपन से आदत थी। विक्रम भी अपनी सौतेली माँ के त्याग और उसके द्वारा की गई परवरिश का एहसान तो कभी नहीं चुका सकता था, परंतु वह अपनी सौतेली माँ को भगवान की तरह ही पूजता था। दोस्तों, ऐसा था उस सौतेली माँ का प्यार, जिसने अपने सौतेले बेटे के लिए अपनी जिंदगी की खुशियों को भी कुर्बान कर दिया, पर अपने बेटे को जिंदगी की सुनसान राह में अकेला नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाइए, जिससे हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।